इधर द केरला स्टोरी फिल्म की अभिनेत्री अदा शर्मा एक मुश्किल में फंस गई। सोशल मीडिया पर उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल लीक हो गई। ये नहीं, अदा शर्मा को धमकी भी दी गई कि उनका नया मोबाइल नंबर भी सोशल मीडिया पर लीक कर दिया जाएगा। हालांकि इंस्टाग्राम पर जिस अकाउंट से अभिनेत्री अदा शर्मा की कॉन्टैक्ट डिटेल लीक हुई, वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। अदा शर्मा द केरला स्टोरी फिल्म की रिलीज होने के बाद से ही सुर्खियों में है, क्योंकि द केरला स्टोरी फिल्म के कलाकार कई बार धमकी मिलने की शिकायतें कर चुके हैं। वहीं इस फिल्म की रिलीज को लेकर ही विवाद हो गया था, जब पश्चिम बंगाल में फिल्म की स्क्रीनिंग पर बैन लगा दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर लगे बैन को हटा दिया था। उधर दक्षिण कोरिया ने राजधानी सोल से अंतरिक्ष में भेजे जा रहे एक रॉकेट की लॉन्चिंग उड़ान से कुछ घंटे पहले रद्द कर दी। जानकारी के मुताबिक यह फैसला रॉकेट में आई तकनीकी खराबी की वजह से लिया गया, जिसके बाद लॉन्चिंग के लिए तैयार दक्षिण कोरिया का तीसरा रॉकेट आसमान में उड़ान ही नहीं भर पाया। इस रॉकेट की लॉन्चिंग दक्षिण कोरिया के स्पेस प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा मानी जा रही थी, लेकिन उसकी लॉन्चिंग से कुछ घंटे पहले ही खराबी आने की वजह से उसे टालना पड़ा, जिसकी जानकारी देते हुए सरकार ने यह भरोसा दिया कि रॉकेट अगले कुछ दिनों में दोबारा उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा। इस दौरान दक्षिण कोरिया ने यह ऐलान भी किया कि वो जल्द ही अपनी एक मिलिट्री सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में भेजेगा, ताकि उसके जरिए दुश्मनों पर नजर रखी जा सके। इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ताइवान पर बढ़ते तनाव के बीच चीन ने अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। 2 दिन पहले ही G7 की बैठक के बाद बाइडेन ने शी जिनपिंग के साथ बातचीत करने के संकेत दिए थे। और अब पश्चिमी मीडिया का कहना है कि बाइडेन के इस नरम रुख को देखने के बाद चीन ने भी अपने तेवर बदल दिए। उसने न सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बल्कि अमेरिका के साथ अपने संबंधों को पटरी पर लाने की भी अपील की। जबकि पिछले साल अगस्त से ही ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच ठनी हुई है और दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर तब पहुंच गया जब इसी साल की शुरुआत में अमेरिका ने एक चीनी गुब्बारे को मार गिराया था। लेकिन G7 की बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने शी जिनपिंग के साथ बातचीत के संकेत दिए, जिसके बाद चीन ने भी अपने बिगड़े रिश्तों को सुधारने के लिए अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। इस बीच चीन के अमेरिकी कंपनी पर बैन लगाने से अमेरिका बुरी तरह भड़क गया। असल में चीन ने सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली उसकी एक कंपनी पर अपने आप बैन लगा दिया, लेकिन ये बात अमेरिका को चुभ गई। उसने बिना देरी किए चीन को खरी खोटी सुना दी और सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली उस कंपनी पर बैन लगाने के फैसले का विरोध किया। 2 दिन पहले ही अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी पर चीन ने बैन लगाया था। चीन के मुताबिक वो कंपनी सुरक्षा के मानकों पर खरी नहीं उतर रही थी। असल में सेमीकंडक्टर चिप के बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी काम नहीं कर सकती, क्योंकि इस चिप का इस्तेमाल कंप्यूटर से लेकर घड़ी और कार से लेकर लैपटॉप तक बनाने में किया जाता है। चीन इस चिप का काफी ज्यादा आयात करता है, लेकिन अब जब उसने अमेरिका की उस कंपनी पर बैन लगाया तो ये अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं है। इधर उत्तराखंड में मौसम विभाग ने हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी में खराब मौसम का अलर्ट जारी कर दिया और तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि और बिजली गिरने की आशंका जताते हुए लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की, क्योंकि उत्तराखंड में खराब मौसम लोगों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि उत्तराखंड के हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा लोगों को ओलावृष्टि और बिजली गिरने से भी सावधान रहना होगा। यानी हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी जिले में अलग अलग जगहों पर पेड़ गिरने और कच्चे घरों के ढहने का खतरा बना हुआ है, क्योंकि इन इलाकों में तूफान आ सकता है, जिसकी आहट सुनाई देने लगी। उत्तराखंड में आंधी तूफान के अलर्ट के बीच तबाही की एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई। वहां हरिद्वार में भयंकर तूफान आने से एक 100 साल पुराना पेड़ गिर गया, जिसके नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, SDRF और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और मशीन की मदद से पेड़ काटकर उसके नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला। हालांकि मंगलवार यानी 23 मई को देर रात भीषण तूफान ने उत्तराखंड के कई शहरों में तबाही मचाई, जिसका अनुमान मौसम विभाग ने पहले ही जताते हुए पूरे उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया था। इस बीच चीन के बाओथौ शहर में एक स्कैमर ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल करके एक आदमी को 5 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया, लेकिन पीड़ित जब तक उसकी असलियत समझ पाता, उसके साथ फ्रॉड हो चुका था, क्योंकि आरोपी स्कैमर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर उसके दोस्त की शक्ल बना ली थी और पीड़ित को इस बात के लिए मना लिया था कि उसे पैसों की बहुत जरूरत है। उसने उससे 5 करोड़ रुपए भी मांगे, जिसके बाद पीड़ित उसके झांसे में आ गया और उसे अपना दोस्त समझकर पैसे ट्रांसफर कर दिया और उसे 5 करोड़ रुपए का चूना लग गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिसके जरिए लोग नकली तस्वीरों और वीडियो को असली करके दिखाते हैं। पुलिस अब तक आधे से ज्यादा पैसे बरामद कर चुकी है, लेकिन आरोपी उसकी पकड़ से बाहर है। उधर टेस्ला कंपनी के CEO एलॉन मस्क ने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जंग लड़ने का बड़ा दावा किया। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में जंग में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेट होंगे और इसीलिए एलॉन मस्क ने सभी देशों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हथियार बनाने की सलाह दी।
क्योंकि युद्ध के मैदान पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हथियार न सिर्फ ज्यादा घातक और ताकतवर होंगे बल्कि सैनिकों के मुकाबले ज्यादा तेजी से लड़ पाएंगे। इलॉन मस्क का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में अब इलॉन मस्क ने भी ये दावा किया कि आगे सिर्फ ड्रोन के जरिए ही युद्ध लड़े जाएंगे। इधर स्पेन में एक फुटबॉल मैच के दौरान रियल मैड्रिड के खिलाड़ी विनीसियस जूनियर पर नस्लीय टिप्पणी के मामले में ब्राजील में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया, क्योंकि आरोप है कि मैच के दौरान विनीसियस जूनियर पर नस्लीय टिप्पणी की गई। इसीलिए ब्राजील में उनके समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया और साओ पाउलो शहर में स्पेन के दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर डाली। आरोप है कि मैच के दौरान रियल मैड्रिड की तरफ से खेल रहे विनीसियस जूनियर पर कुछ लोगों ने नस्लीय टिप्पणी कर दी, लेकिन इसके बाद बवाल मच गया और कई लोगों ने इसकी निंदा की। फ्रांस के स्टार फुटबॉलर किलियन एम्बापे समेत कई दिग्गज विनीसियस जूनियर के समर्थन में खड़े हो गए। उधर अमेरिका और मेक्सिको के बीच बच्चों की तस्करी किए जाने का एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में मेक्सिको से अमेरिका ले जाने की कोशिश के दौरान एक 4 साल का बच्चा दीवार से नीचे गिरता दिखाई दिया। आरोप है कि बच्चे को गैर कानूनी ढंग से अमेरिका ले जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो तस्कर बच्चे को लेकर जैसे ही दोनों देशों की सीमा पर मौजूद दीवार पर चढ़ा, वो बच्चा फिसलकर नीचे गिर पड़ा। असल में अमेरिका और मेक्सिको के बीच की सीमा को बांटने के लिए वहां 30 फीट ऊंची एक दीवार बनाई गई। आरोप है कि बच्चों और ड्रग्स की तस्करी करने वाले लोग आए दिन इस दीवार को फांदकर गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुस जाते हैं। और इसी तरह की एक कोशिश के दौरान ये बच्चा तस्कर के हाथ से फिसला और वापस अमेरिका में ही जा गिरा, जिसका वीडियो वहां लगे एक कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ। हालांकि गनीमत ये रही कि इतनी ऊंची दीवार से गिरने के बावजूद उस बच्चे को ज्यादा चोट नहीं आई। इस बीच बखमुत में बड़ी संख्या में अपने लड़ाकों के मारे जाने से बौखलाए वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पर अपनी भड़ास निकाली। हालांकि उन्होंने यूक्रेन जंग में हिस्सा लेने और देश की रक्षा करने का मौका देने के लिए पुतिन को धन्यवाद दिया, लेकिन बखमुत में मारे गए अपने लड़ाकों के लिए उन्होंने रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और सेना प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव को जिम्मेदार ठहराया। बखमुत की जंग में पुतिन ने रूसी सेना के साथ वैगनर ग्रुप को भी उतार दिया था, लेकिन जंग के दौरान येवगेनी प्रिगोजिन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को हथियार नहीं दे रही, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में उनके लड़ाके मारे जा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से प्रिगोजिन ने जंग छेड़ने की धमकी दी थी और अब बखमुत जीतने के बाद उन्होंने अपने लड़ाकों की मौत पर एक बार फिर रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और आर्मी चीफ वैलेरी गेरासिमोव पर अपना गुस्सा निकाला। इधर पार्टीगेट केस में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्रिटेन की मीडिया के मुताबिक इस केस से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां पुलिस के हाथ लगी हैं, जिसकी वजह से बोरिस जॉनसन अब फंस सकते हैं। ब्रिटेन की मीडिया का दावा है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के परिवार पर भी जांच की आंच आ सकती है। खबर के मुताबिक पुलिस को पार्टीगेट केस में बोरिस जॉनसन के परिवार और उनके कुछ दोस्तों से जुड़ी अहम जानकारियां मिली हैं। असल में बोरिस जॉनसन पर कोरोना के समय में नियमों को ताक पर रखकर पार्टियां करने का आरोप लगा। इसे ही ब्रिटेन में पार्टीगेट विवाद कहा जाता है। हालांकि बोरिस जॉनसन हमेशा इस बात से इनकार करते आए हैं कि उन्होंने ऐसी कोई पार्टियां कोरोना के समय में की थी। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अगले साल फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह पर ड्रोन अटैक हो सकता है, जिससे बचने के लिए फ्रांस 35,000 जवानों को तैनात करेगा, ताकि ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह पर कोई परिंदा भी पर न मार सके। इसके साथ ही पूरे पेरिस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और ट्रिपल लेयर की सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि पूरे फ्रांस में कई दिनों से नई पेंशन योजना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं और कई जगह तो ये प्रदर्शन हिंसक भी हो गए थे। ऐसे में फ्रांस सरकार को लगता है कि ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में सरकार विरोधी लोग बड़ा हमला कर सकते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक ओलंपिक्स होनी है। इस बीच स्वीडन के नेटो सदस्य बनने की राह में अड़ंगा बने हंगरी ने अब उसके सामने नई शर्त रख दी। यूरोप के देश स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने पिछले साल नेटो का सदस्य बनने की कोशिश की थी, लेकिन हंगरी और तुर्की ने मिलकर स्वीडन का सपना पूरा नहीं होने दिया, जबकि फिनलैंड बाद में नेटो का सदस्य बन गया और स्वीडन की कोशिश अधूरी रह गई। हालांकि हंगरी ने इसके लिए अब स्वीडन के सामने नई शर्त रख दी। उसने दो टूक कह दिया कि अगर स्वीडन नेटो से जुड़ना चाहता है तो उसे पहले हंगरी के साथ राजनीतिक संबंध सुधारने होंगे। इससे पहले हंगरी ने नेटो में स्वीडन का इसलिए विरोध किया था क्योंकि उसका आरोप है कि स्वीडन अपने यहाँ आतंकी संगठनों पर लगाम नहीं लगाता। स्वीडन बाल्टिक सागर के किनारे बसा है, जहां रूस का कलिनिनग्राद प्रांत भी मौजूद है और उसे डर है कि यूक्रेन की मदद करने पर पुतिन वहीं से उस पर हमला कर सकते हैं। इसीलिए स्वीडन नेटो का सदस्य बनने की पूरी कोशिश में है।